Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to private international law. In the last previous class of private international law, we have already discussed a various concept related to tort. और लास्ट क्लास में हमने ड्रग्स से रिलेटेड हमने डिस्कस किया था कि अगर ड्रग्स का मैटर होता है और ड्रग्स के मामले में अगर टोर्ट अराइज होता है तो उस मामले में हम कौन सा लॉ अप्लाई करना चाहेंगे और किस प्रकार का रूल फॉलो किया जा सकता है और उस मामले में जुरिसडिक्शन किसका होगा। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट के मैटर में। देखिए, अगर ट्रांसपोर्ट की हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रोड ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट थिंग इज रोड ट्रांसपोर्ट। सेकंड क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट। और थर्ड क्या होता है, एयर ट्रांसपोर्ट। जब हम बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट की, तो रोड मोस्टली जो है किसी भी विद इन स्टेट विद इन कंट्री ही मोस्टली ट्रेवल किया जाता है, तो इसका इतना बड़ा इश्यू नहीं होता इंटरनेशनल लेवल पे। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का इश्यू यहाँ पर अराइज बहुत ही लिमिटेड सा होता है। लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट को हम काफी बड़े लेवल पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आप जाते हो तो या तो आप वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए जाते हो, शिप हो गया, और या फिर बोट वगैरह के थ्रू जाओगे, या फिर आप फ्लाइट के थ्रू जाते हैं। तो दो प्रकार के ट्रांसपोर्ट का डिस्कस किया जाता है जब भी हम प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें समझना चाहिए। देखिए, जब कभी भी आप कोई एलएलबी के लिए प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का एग्जाम दे रहे हो, तो उस टाइम में अगर टोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आप टोर्ट का कंसेप्ट बताओगे होता क्या है, फिर टोर्ट्स की थ्योरीज बताओगे, फिर आप बताओगे कि कौन कौन से फैक्टर्स में टोर्ट किस प्रकार से अप्लाई होता है। जैसे हमने ड्रग्स से रिलेटेड किया, आज हम ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कर रहे हैं। तो अगर कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ में बात करें तो टोर्ट जो है दो भागों में बंटा हुआ होता है। पहला होता है मैरीटाइम, सेकंड फ्लाइट। मैरीटाइम का मतलब जो वाटरवेज होते हैं, और फ्लाइट। तो मैरीटाइम टोर्ट को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या कुछ है ये। देखिए, जो भी लॉ गवर्न करता है मैरीटाइम टोर्ट को, पूरी तरह से डिपेंड करता है whether they have been committed within the territorial water of some state or upon the high seas, कि टेरिटोरियल वाटर में वो जो है टोर्ट हुआ था या हाई सीज में। देखिए, जब टेरिटोरियल वाटर की बात होती है उसमें क्या होता है कि वाटर का भी कुछ एरिया जो है वो एक पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर उसका टेरिटरी होता है। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें और वाटर की बात करें तो हम वाटर के बीच के अंदर जो कुछ एक क्यूबिक माइल्स होता है, कुछ माइल्स जो है डिसाइड किए जाते हैं कि ये इंडिया की टेरिटरी में पड़ेगा। लेकिन जब हम हाई सीज की बात करते हैं तो इसका मतलब है समुद्र के बीचों बीच, वहां पर किसी की भी टेरिटरी नहीं होती। तो सबसे पहले तो हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा कि जिस मैरीटाइम टोर्ट की हम बात कर रहे हैं क्या वो टेरिटोरियल है या हाई सीज पे हुआ है। तो अगर टेरिटरी की हम बात करें तो नॉर्मली जो है फिलिप वर्सेस फायर आयर का जो केस हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस करवाया था। तो जिसने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखे वो जाकर वीडियो देख लीजिए। जो टोर्ट है इन मामले में उसको ट्रीटेड किया जाता है कि वो विद इन जुरिसडिक्शन में हुआ है। जब विद इन जुरिसडिक्शन में होगा तो जो सॉवरनिटी होती है, जो सरकार होती है, जो लोकल लॉ होता है किसी भी कंट्री का, वो अप्लाई किया जाता है। और जब जुरिसडिक्शन विद इन जुरिसडिक्शन होता है किसी कंट्री का, तो उसमें सबसे पहला जो राइट होगा, सबसे पहला क्या, फॉरमोस्ट राइट भी हाई कोर्ट के पास होता है। हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन होती है कि वो किसी भी सूट को एंटरटेन कर सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ टोर्ट्स में ऑफ इंजरीज एक्ट्स डन ऑन द हाई सीज। जब हाई सीज पर कोई टोर्ट होता है तो उसको सिर्फ हाई कोर्ट ही एंटरटेन कर सकता है, इवन दो वो द लिटिगेंट्स आर फॉरनर, चाहे दोनों लिटिगेंट्स फॉरनर हो। समुद्र का बीचों बीच इलाका है, इधर है इटली का कोई है और इधर इंडिया का मान लो एक्सपोज कर रहे हैं, हालांकि इनका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होता समुद्र में। तो इस प्रकार से अगर इटली का कोई जहाज एक हाई सीज पे पर है और इंडिया का कोई जहाज है और उन दोनों में कोई किसी प्रकार का डिस्प्यूट अराइज होता है, हालांकि दोनों फॉरनर हैं, लेकिन किसी भी एक कंट्री बीच में हम सपोज करने के लिए ले रहे हैं, हालांकि नियर बाय ऐसी कोई कंट्री नहीं है। इंग्लैंड को सपोज करते हैं कि इंग्लैंड की कोर्ट में अगर मैटर जाता है तो वो क्या करेगा, इंग्लैंड की जो हाई कोर्ट है वो उसको कंसिडर करेगी। इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट हाउएवर टू स्पेसिफाई विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी द लॉ व्हिच द कोर्ट विल फॉलो इन डिटरमाइनिंग द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज। हालांकि ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि जब भी हम किसी लॉ को सर्टेन करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन सा लॉ फॉलो किया जाना चाहिए, उस टाइम में पार्टीज के जो राइट्स और लायबिलिटीज है उनको भी देखा जाता है कि पार्टी की किस प्रकार की जवाबदेही उस मामले में पड़ती है। तो जब भी हम शिप से रिलेटेड
किसी भी इंटरनेशनल लेवल पर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की कंसिडर करते हैं तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि लॉ ऑफ द फ्लैग क्या है। लॉ ऑफ द फ्लैग का मतलब है कि जो एक शिप है उस शिप पर किस प्रकार का किस देश का झंडा लगा हुआ है, यानी कि किस देश की वहां पर रजिस्ट्रेशन उस शिप का है, किस देश का वो जहाज है। Wherever the acts complained of have occurred on board single vessel, सिंगल वेजल है, एक अकेला कोई जहाज है, उसके बोर्ड पर कुछ घटित हुआ है। और फॉर ए शिप इज रिगार्डेड फॉर सर्टेन पर्पजेज एज ए फ्लोटिंग आइसलैंड और विद द नेशनल लॉ प्रिवेल्स, या फिर वो शिप जो है वो किसी फ्लोटिंग आइसलैंड पे और जहां पर नेशनल लॉ जो है प्रिवेल करता है उसको अप्लाई किया जाएगा। फिर कहता है कि इफ देयरफॉर अगर द टोर्ट इज कमिटेड ऑन बोर्ड ऑफ इंग्लिश वेजल, इंग्लिश लॉ विल अलोन अप्लाई। इंग्लिश वेजल पर, इंग्लिश देश के, इंग्लैंड के जहाज पर अगर कुछ कमिट हुआ है टोर्ट तो सिर्फ इंग्लिश लॉ को आप अप्लाई करोगे। बट इफ इट इज कमिटेड होली अपन ए फॉरेन शिप, अगर ये पूरी तरह से एक विदेशी शिप पर हुआ है तो अगर आप एक एक्शन लाते हो इंग्लैंड में तो सबसे पहले तो प्लेंटिफ को ये सब कुछ बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम फॉरेन कंट्री के हिसाब से उस लॉ को फॉलो करेंगे, और ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो लॉ ऑफ द फ्लैग है इंग्लिश लॉ का उस पर भी रूल चलता है कि जो लॉ ऑफ द फ्लैग है, जैसे कि मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का कोई जहाज है तो उस पर भी इंग्लिश लॉ अप्लाई होता है। तो इस प्रकार से कोई ऐसा एरिया जहां पर अभी भी इंग्लिश लॉ की एग्जिस्टेंस है तो वहां पर हम इंग्लिश लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। Where a flag is common to a political unit containing several different system of law, जैसे आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, वहां पर अभी भी जो फाइनल जजमेंट जो आते हैं या जो फाइनल जो अथॉरिटी है वो इंग्लिश क्राउन होता है, तो उस मामले में भी आप जो है उस लॉ को अप्लाई कर सकते हो। यूएसए में भी क्या है कि काफी कंट्रीज का काफी अलग अलग स्टेट्स का एक ग्रुप है यूएसए, तभी उसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है। तो उस अमेरिका के अंदर कई अलग अलग हिस्सों में स्टेट जुड़कर एक स्टेट को बनाते हैं, एक कंट्री को बनाते हैं। तो वहां पर भी अगर पर्टिकुलर अलग अलग स्टेट्स के अगर जो जहाज है उनका कोई विवाद होता है तो यूएसए के लॉ में उसको अप्लाई करवाया जा सकता है, यूएसए के लॉ अप्लीकेबल हो सकता है। ये तो था कन्फाइंड टू शिप। अब बात करते हैं एक्सटर्नल टू शिप। शिप से बाहर का कोई मैटर आ गया तो क्या होगा। इट इज पॉसिबल, हालांकि ये संभव है कि द लॉ ऑफ द फ्लैग शुड गवर्न ऑल रॉन्ग्स कमिटेड ऑन द हाई सी। जो लॉ ऑफ द फ्लैग है, फ्लैग का मतलब जिस देश का वो जहाज है, हालांकि उसका ये नियम है कि अगर हाई सी पे भी कोई क्राइम होता है, कोई टोर्ट होता है तो उस मामले में भी लॉ ऑफ द फ्लैग से ही लॉ को डिसाइड किया जाता है। सपोज कीजिए द एक्ट गिविंग राइज टू डिस्प्यूट इज एक्सटर्नल। जो भी जहाज है, कोई फॉरेन शिप है और वो एक्सटर्नल है, अगर किसी कंट्री का शिप होता और वहीं पर अगर सूट फाइल होता तो वो इंटरनल हो जाता। तो एक्सटर्नल शिप पर अगर आप किसी व्यक्ति या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिस्ट्रक्शन होता है तो उस मामले में चॉइस ऑफ लॉ जो है ये माना जाएगा कि वो पूरा का पूरा उस शिप पर ही घटित हुआ था। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या दिस मैरीटाइम लॉ मस्ट अप्लाई टू ऑल एक्सटर्नल एक्ट। क्या सारे एक्सटर्नल एक्ट पर भी मैरीटाइम लॉ अप्लाई होगा। वेयर द एलिज्ड रॉन्ग कंसिस्ट ऑफ सम एक्ट्स, कि जब एलिज्ड रॉन्ग है, कोई एक आरोप लगा है कि एक रॉन्ग किया गया था, एक गलत एक्टिविटी की गई थी जिसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है, तो फॉरेन शिप पर अगर वो गवर्न किया गया है और उस पर किसी और व्यक्ति की अगर प्रॉपर्टी है तो वहां पर पोजेशन जो है सीज किया गया था, कब्जा जो है किसी और के द्वारा कब्जा किया गया थर्ड पार्टी के द्वारा, तो उस मामले में क्या होगा। इन मैनी सच केसेस, इस प्रकार के कई मामलों में अगर हम जहां पर कोलिजन नहीं है, जहां पर विवाद नहीं है, देयर वुड बी लिटिल डिफिकल्टी इन अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ फिलिप्स वर्सेस आयर के प्रिंसिपल अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब टू और मोर फॉरेन शिप्स कैरिंग करते हैं, अलग अलग फ्लैग के अंदर वो काम कर रहे हैं, तो ये देखा जाएगा कि कहां पर उसका जो जुरिडिक्शन पड़ता है। अगेन इट सीम्स अ लिटिल स्ट्रेन टू ट्रीट द लॉ ऑफ द फ्लैग, और कई बार क्या है जो लॉ ऑफ द फ्लैग है उसको ट्रीट करना मैरीटाइम रॉन्ग में कई बार मुश्किल हो जाता है। जब लेक्स लॉ की डायलेक्टिक कमीशन होता है उस मामले में, लेक्स लॉ की डायलेक्टिक का मतलब क्या है, लेक्स लोसाई भी बोल सकते हैं, इसे लोकाई भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि एक स्टेट में यानी कि एक कंट्री में कोई भी टोर्ट कमिट हुआ और किसी दूसरे कंट्री के अंदर उसकी इंजरी हुई है तो उस मामले में हम लेक्स लोसाई डायलेक्टिक को यूज करते हैं। The reason why English law requires proof that a wrong committed in a foreign country is unjustifiable by the lex loci is that offending act has been committed। तो यहाँ पर जब भी कभी भी ऐसा कोई मैटर होता है, इंग्लिश लॉ का रूल है कि वो क्या करेगा, सबसे पहले प्रूफ मांगेगा कि आप साबित कीजिए कि जो लेक्स लोसाई जो है
फॉरेन कंट्री का अगर कोई इंजरी हुआ है तो वो वहां पर अप्लीकेबल क्यों नहीं होता, तो उस चीज को पहले आपको साबित करना पड़ेगा। इफ द प्लेस वेयर अ रॉन्ग इज कमिटेड, अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर कोई रॉन्ग कमिट किया गया और उसका कोई जुरिडिक्शन नहीं बनता, तो ये माना जाएगा कि ये लेक्स लोसाई का जो है वो मिस नॉर्मर है, उसका विरोधी है। इट इज पॉसिबल टू स्पीक ऑफ लेक्स लोसाई ओनली वेयर ऑल द एक्ट्स हैव ऑकर्ड ऑन बोर्ड इन सिंगल शिप। अब ये संभव हो सकता है कि जब लेक्स लोसाई डायलेक्टिक की हम बात करते हैं तो वो एक सिंगल शिप पर, फॉरेन शिप पर अगर कोई कमिट हुआ है टोट, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फाइनली द स्फीयर ऑफ अथॉरिटी पोजेस्ड बाय द जनरल मैरीटाइम लॉ हैज बीन डिफाइंड। फाइनली क्या होगा कि जो मैरीटाइम लॉ है, जनरल मैरीटाइम लॉ को अप्लाई किया जाता है इन सच कंप्रीहेंसिव टर्म, इस प्रकार की विस्तृत स्थितियों में जज जो है वो किसी इसी प्रोविजन से, जो जनरल प्रोविजन है, उससे कवर करता है। देयरफॉर इस प्रकार से इट कैन बी सेड दैट, ये कहा जा सकता है कि जो रूल्स जो अडॉप्ट किए जाते हैं इंग्लिश कोर्ट के द्वारा फॉर द चॉइस ऑफ लॉ, वो क्या है, वही रूल जो है टोट जब कमिट किए जाते हैं सी में उसको अप्लाई किया जाता है, और ये दो फीचर पर डिपेंड होता है। फर्स्ट, व्हेन अ प्लेंटिफ हु शूज इन इंग्लैंड, जब एक प्लेंटिफ को इंग्लैंड में उसके खिलाफ सूट फाइल किया गया, इन रिस्पेक्ट, हियर इज द टर्म इन रिस्पेक्ट, ये इन रिस्पेक्ट है, यहाँ पर इन आएगा, in respect of acts all of which have occurred on board, अगर वो सिंगल वेसल के बोर्ड पर अगर कुछ एक्ट हुआ है तो उस मामले में इंग्लैंड में अगर आपने सूट फाइल किया है तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि क्या वो उस फ्लैग के अंडर फॉल करता है या नहीं करता। सेकेंडली, अगर हाई सीज पर अप्लाई किया गया है इस सूट को, तो हम इंग्लिश का जो मैरीटाइम लॉ है उसको अप्लाई करते हैं। तो अगर विद इन टेरिटरी है तो हम क्या करेंगे, जो भी नॉर्मल रूल है उसको फॉलो करेंगे, कॉमन लॉ का। अदरवाइज इंग्लिश मैरीटाइम जो है उस लॉ को हम अप्लाई करेंगे, इंग्लिश मैरीटाइम को की एप्लीकेशन यहाँ पर हो जाएगी। अब नेक्स्ट टर्म है यहाँ पर फ्लाइट टोट। फ्लाइट टोट क्या होता है, फ्लाइट में जो टोट किया गया है उस मामले में बात हो रही है। अब हालांकि फ्लाइट टोट के मामले में कोई रेलेवेंट अथॉरिटी नहीं है। द क्वेश्चन विच अराइज इन द कॉन्टेक्स्ट आर सिमिलर टू दोज विच अराइजेज इन कनेक्शन विद शिप्स। तो ये नॉर्मली इसके क्वेश्चन के लिए भी हम जो शिप्स के लिए जो प्रोविजन हम फॉलो करते हैं उसी हिसाब से इसको भी हम फॉलो करेंगे। हालांकि पूरा का पूरा उस तरीके से आप फॉलो नहीं करोगे कि एयरक्राफ्ट इज नॉट एंटायरली सिमिलर टू रिकॉग्निशन ऑफ शिप। जैसे कि शिप के मामले में हम फ्लैग को मैटर करते हैं, उसी प्रकार से एयरक्राफ्ट के मैटर में थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर हो जाता है। अगर विशेष तौर पर देखें, इट अपीयर्स दैट द कंसेप्ट ऑफ द लॉ ऑफ द फ्लैग हैज नॉट बीन डेवलप्ड टू द सेम एक्सटेंट इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट एज इट हैज नो रिलेशन टू शिप। तो एयरक्राफ्ट के मामले में आप उस लेवल तक इसको नहीं अप्लाई कर सकते हो। इन कंसिक्वेंसेस इट मे देयरफॉर बी दैट इन द केस ऑफ ए टोट और डायलेक्टी कन्फाइंड टू वन एयरक्राफ्ट ऑफ द हाई सीज, की हाई सीज पर किस प्रकार से कोई क्राफ्ट जो है एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, उस मामले में जो आप क्या करोगे, डायलेक्टी जो थ्योरी अप्लाई करोगे। द अप्लीकेबल लॉ विल बी लेक्स फोरी। हालांकि वहां पर लेक्स फोरी लॉ को भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो लॉ ऑफ द स्टेट जो है जहां पर उस एयरक्राफ्ट को रजिस्ट्रेशन किया गया था उसको थोड़ा सा हम इररेलेवेंट मानते हैं, कि ये जरूरी नहीं है कि जहां पर रजिस्टर्ड हुआ है वहीं पर एक्ट जो है आप सूट फाइल करोगी। इन ऑल अदर केसेज अ रूल कोरस्पॉन्डिंग द अप्लाइंग शिप में एग्जिस्ट द लेक्स लॉ की डायलेक्टी, जहां पर भी रेलेवेंट होगा उसी को सबजेसेंट थ्योरी के साथ इसमें अप्लाई किया जाएगा। सबजेसेंट का मतलब है कोसों दूर, तो लेक्स लॉ की डायलेक्टी को अगर रेलेवेंट है तो भी उसे कोसों दूर समझा जाता है। तो some of the issues which may arise in the field involve also a contract of carriage। उसके अलावा एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरिज होता है जिससे आप सामान को इधर उधर लेके जाते हो, उस चीज को भी मैटर करता है। और किस प्रकार से हम जो है टोट के मैटर में डायलेक्टी को अप्लाई करते हैं वो यहाँ पर अप्लाई होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि द प्रोबेबली कैन नॉट इन एनी इवेंट अप्लाई। तो अगर आप डायलेक्टी की बात करते हो तो कभी भी डायलेक्टी जो टर्म है वो हम इस लेवल पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो नॉर्मली लेक्स लॉ की और डायलेक्टी, हालांकि दोनों टर्म को अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो लेक्स लॉ की टर्म को, लेक्स लोसाई टर्म को, सॉरी लेक्स फोरी टर्म को कंसिडर किया जाता है। तो ये है हमारा फ्लाइट टोट और मैरीटाइम टोट के बारे में, कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड किस प्रकार से हम टोट का जुरिडिक्शन डिसाइड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।
Thank you for watching. Have a nice day.